नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पारित। चेक बाउंस मामलों में अदालतों को मिलेगा ज्यादा अधिकार। शिकायतकर्ता के लिए अंतरिम मुआवजे का प्रावधान। लोकसभा से पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। मानव तस्करों के खिलाफ कड़े प्रावधानों को लोकसभा से मंजूरी। पारित हुआ व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक। सुनिश्चित होगा पीड़ित महिलाओं और बच्चों का पुनर्वास। राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान। सोशल मीडिया पर अफवाहें रोकने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती कंपनियां। राज्यसभा में चर्चा के बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब। कहा, कैम्ब्रिज एनालिटिका डाटा लीक मामले की जांच करेगी सीबीआई। विपक्ष ने की आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर जोर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, चौथी औद्योगिक क्रांति में पूंजी से ज्यादा अहमियत रखेगी प्रतिभा। नियम आधारित विश्व व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर जताई भारत की प्रतिबद्धता। धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पाकिस्तान चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी पीटीआई। अध्यक्ष इमरान खान ने भारत से रिश्ते सुधारने की जताई ख्वाहिश। कहा, शांति प्रयासों के लिए मिलाएंगे भारत के साथ कदम से कदम। पाकिस्तान को कल्याणकारी देश बनाने का ऐलान। राज्यसभा में आज अफवाह और झूठी खबरें फैलाने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस मामले पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि जहां अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा की जाएगी, वहीं सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा लीक मामले की जांच सीबीआई करेगी और यह पता लगाएगी कि कंपनी ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया है या नहीं। राज्यसभा में गुरुवार को अफवाह और झूठे समाचार फैलाने के लिए सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हुई। बहस का जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर विचार विमर्श और बहस को बंद करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया का मंच अफवाह या झूठी खबरें फैलाने का जरिया बनता है तो वो मंच अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। कि ये जो बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर एक प्रकार से अनसब्सटेंशिएटेड न्यूज आता है और फेक न्यूज बन के सर्कुलेट होता है, लोगों को प्रोवोक करता है, तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगी। बहुत लोग जेल गए हैं, कन्विक्शन भी हुई है, झारखंड में लोग कन्विक्टेड हुए। लेकिन सोशल मीडिया का ये कहना हम प्लेटफॉर्म हैं, हम लोग सिर्फ प्लेटफॉर्म बनाए, ये नहीं चलेगा। जैसे एक अखबार में अगर प्रोवोकेटिव लेख आएंगे तो अखबार ये नहीं कह सकता कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उसी प्रकार से सोशल मीडिया के अगर ऊपर इस तरह के फेक अनकन्फर्म न्यूज से लोग मरते हैं या मरने के लिए इंस्टिगेट होते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस, टीएमसी और सीपीआई ने ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। साजिश करने वाला, मौजूद होने वाला और उसको एनकरेज करने वाला भी उतना ही क्रिमिनल है। फेक न्यूज वाला आपको हाथ नहीं आ रहा है, आपको सोशल मीडिया पे इसका मिसयूज करने वाला हाथ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हाथ आए हैं उनको आपने क्या किया? सर, सोशल टेंशंस, social conflicts are increased in many fold, and hatred and intolerance has become order of the day. Social media contributes to this. Right-wing extremist organization, for that matter, they spread falsehood, they indulge in character assassination. करीब 1.5 घंटे की चर्चा में बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत कई दलों ने सोशल मीडिया के जरिए अफवाह और झूठी खबरें फैलाने पर चिंता जताई। साथ ही पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर इस समस्या का समाधान निकालने पर भी जोर दिया। And I would request that the political parties cutting across the lines will have to, and the leaders, respectable leaders, will have to
observe restraint so that the people of the country, they follow the rules of the country. जिनको आज ये समझ में आ रहा है कि भीड़ पर उनकी पूरी पकड़ है, मैं यकीन दिलाता हूं ली बॉर्न के टाइम से जिम्बाब्वे तक तकनीकी जो भी रही हो, भीड़ ने सभ्यताओं को ले लिया है। तो जो भौतिक हिंसा होती है, जो फिजिकल वायलेंस है, वो उस भाषाई हिंसा की परिणति होती है सर। खास करके जहां जहां इस तरह की फेक न्यूज आती है और उसके लिए उन्होंने ग्रीवांस ऑफिसर्स की पोस्टिंग के बारे में जो बात की है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और सब लोगों को मिलकर करके जो हमारा सोशल मीडिया है, इसकी जो अच्छाई है उसका फायदा लेना चाहिए और अगर बुराई है तो सब लोगों को इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Fake news and social media is poor alibi. The question is, this only exposes that the police is hand in glove with the perpetrators of crime instead of doing their duty. It is done to strike terror in the minds of the society. And if it is to strike terror, it is not only terrorism, it is terrorism with a difference. हाल में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह और झूठे समाचार फैलाने के चलते कई जगहों में भीड़ की हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद सरकार की ओर से चेतावनी के बाद फेसबुक और व्हाट्सएप ने अफवाह रोकने के लिए कई कदम भी उठाए हैं। केंद्र सरकार राज्यों को भी सख्त कदम उठाने का निर्देश दे चुकी है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। चेक बाउंस के मामलों में अदालतों को अधिकार ज्यादा देने वाले विधेयक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल यानी परक्राम में लिखित संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक के जरिए 1881 के कानून में संशोधन किया गया है। इसका मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामले कम करना है। लोकसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अदालतों में लंबित लाखों मामलों में से बड़ी संख्या के चेक बाउंस के मामले हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए 1881 के कानून में एक और संशोधन किया गया। अब इस कानून में एक नई धारा जोड़कर अदालत को चेक बाउंस के मामले में अधिक अधिकार दिए गए हैं। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि चेक बाउंस के मामलों को जल्दी निपटाने या कम करने के अलावा कोशिश ये भी है कि लोगों का चेक व्यवस्था में विश्वास बना रहे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में एक नई धारा 143A का समावेश किया गया है, जिससे धारा 138 के अंतर्गत अपराध की जो सुनवाई करने वाले न्यायालयों को जो जारी चेककर्ता को निर्देश देने का अधिकार दिया गया है, वे शिकायतकर्ता के चेक की राशि को जो भी रहती है उसका 20% अंतरिम भुगतान उसका किया जा सके। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के सांसद मधुसूदन मिस्त्री ने बिल का समर्थन करते हुए सुझाव दिया कि कई अन्य देशों की तर्ज पर भारत में भी चेक बाउंस से जुड़े कानून के प्रावधानों को सख्त किया जाए। इसमें जो प्रावधान किए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको थोड़ी पेनल्टी देना है, 2 साल की सज़ा देना, ये सब इसके अंदर प्रावधान है। और मेरे ख्याल से ये प्रावधान पूरे नहीं है, या तो डिटरेंट इतने नहीं है कि जिससे ऐसे फ्रॉडुलेंट पर्सन को रोका जा सके, या उनको है तो उसको चेक में चेक किया जाए। कितने देशों के अंदर ऐसा है सर, अगर जो इफ़ यू इश्यू ए चेक एंड विच गेट बाउंस, then you are been forbidden to issue a check for next 2 years, 3 years or 5 years, as the case may be. बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि व्यापारियों को राहत देने के मकसद से ये संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है। एनआई एक्ट तो 1881 से चल रहा था, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है, लेकिन चेक बाउंसिंग की समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि आज करीब करीब 60 लाख चेक, जो करीब करीब कुल मुकदमों का 20% है, सिर्फ चेक बाउंसिंग के केसेस कोर्ट के सामने हैं। इस बहस में कुल 15 सांसद शामिल हुए। बहस के बाद इस बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। नए कानून के बाद चेक बाउंस की सुनवाई करने वाली अदालत चेक जारी करने वाले शख्स को शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश देगी। ये अंतरिम मुआवजा चेक की 20% राशि से ज्यादा नहीं होगा। निचली अदालत जिस दिन मुआवजा देने का आदेश देगी, उस तारीख के 60 दिन के भीतर इसे चेककर्ता को चुकाना होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद चेक जारी करने वालों को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकेगा। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान H1B वीजा का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने अमेरिका की ओर से भारतीय पेशेवरों के लिए H1B वीजा में कटौती का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन को आश्वस्त किया कि भारत सरकार इस मसले पर
अमेरिकी प्रशासन में हर स्तर पर वार्ता कर रही है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 सितंबर को अमेरिका के साथ होने वाली मंत्री स्तरीय वार्ता 2+2 में यह मुद्दा उठाया जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि यह सिर्फ सरकार और विपक्ष की नहीं बल्कि समूचे सदन की चिंता है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि फिलहाल अमेरिका के वीज़ा कार्यक्रम में अब तक कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही के वर्षों में भारतीय पेशेवरों को H1B वीज़ा जारी करने में बढ़ोतरी हुई है। 2014 में 1,08,817 H1B वीज़ा जारी हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 1,29,000 हो गई है। ये खतरा बराबर बना हुआ है क्योंकि जो सोच वीज़ा रिजीम्स के बारे में सख्ती की आज अमेरिका में चल रही है, उसके कारण से इसकी संख्या में भी कटौती हो सकती है, नियम ज़्यादा सख्त भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को ये कहना चाहूँगी कि ऐसा ना हो, इसके लिए भारत सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। हम व्हाइट हाउस से भी बात कर रहे हैं, हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर रहे हैं, हम कांग्रेसमैन से भी बात कर रहे हैं। केवल आपको एक विश्वास दिला दूं कि 2+2 डायलॉग अभी 6 सितंबर को दिल्ली में होने वाला है, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के रक्षा मंत्री आएंगे। तो निश्चित तौर पर हम फॉर्मली इस विषय को बहुत ही आग्रहपूर्वक उठाएंगे। लोकसभा में गुरुवार को मानव तस्करी के खिलाफ विधेयक को मंजूरी मिल गई। खासकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर अंकुश लगाने और पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के प्रावधान वाले विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक में तस्करी से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी ब्यूरो के गठन का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में राज्य सरकारों की ओर से स्टेट लेवल पर एक नोडल ऑफिसर तैनात करने और जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट्स के गठन का प्रावधान है। बहस के दौरान कांग्रेस, बीजेडी और टीडीपी समेत कई दलों ने विधेयक को स्थायी समिति पर भेजने पर जोर दिया। They failed to target the backbone of this organized crime. Section 370 of IPC only defines and penalizes the offense of trafficking of persons, and Immoral Traffic Prevention Act ITPA 1956 only deals with sexual exploitation. The new bill addresses these gaps. गुजरात के विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करने पहुंचा। सभापति ने संसद के कामकाज को लेकर स्थायी समितियों की भूमिका के बारे में शिष्टमंडल को बताया, साथ ही नियम और प्रक्रियाओं से विधायकों को अवगत कराया। सभापति ने बताया कि संविधान में मान्य 22 भाषाओं में राज्यसभा में भाषांतरण की सुविधा प्रदान करके एक अहम पहल की शुरुआत हुई है। सभापति ने राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी के बारे में भी उनको जानकारी दी। सभापति ने बताया कि उनका प्रयास है कि उच्च सदन का कामकाज बेहतर तरीके से चले। गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल ने सभापति के प्रति आभार व्यक्त किया। जो लिस्ट में नहीं है, जो यूनियन लिस्ट में नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में नहीं है, जो कंक्रीट लिस्ट में भी नहीं है, ऐसा कोई विषय आए तो इन विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट देश का जो भी समस्या है, हर एक प्रदेशों का समस्या जो है, उसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं हम लोग। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासशील देशों को नई तकनीक की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत दुनिया में बहुपक्षीय व्यापार और नियमों पर आधारित व्यवस्थाओं को मानने पर जोर देता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी नवाचार उत्पादकता और बेहतर सेवा वितरण को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सत्र में भाग लिया। उन्होंने ब्रिक्स के सदस्य देशों को तकनीक की नई चुनौतियों को स्वीकार कर अपने अपने देशों को उस मुताबिक ढालने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने परंपरागत मैन्युफैक्चरिंग से हटकर कितना काम किया है। इंडस्ट्री 4.0 इन चुनौतियों और जरूरतों को और भी बढ़ा देगा। भारत 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विषय पर ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इस संबंध में हमें मिलकर बेस्ट प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज साझा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की उपस्थिति में ब्रिक्स घोषणा पत्र भी जारी किया गया। घोषणा पत्र में जहां व्यापार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफा कार्रवाइयों से बचने की सलाह दी गई, वहीं ब्रिक्स के सदस्य देशों को भी अफ्रीका से लेकर दूसरी जगहों पर नई तकनीक की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया।
फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पूंजी से ज्यादा महत्व प्रतिभा का होगा। हाई स्किल परंतु अस्थायी वर्क रोजगार का नया चेहरा होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मौलिक बदलाव आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेशन और डेटा फ्लोज से भौगोलिक दूरियों का महत्व कम हो जाएगा। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य सदस्य देशों के मुखिया अनौपचारिक रूप से दुनिया के मामलों पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स को दुनिया में अमेरिका और यूरोप के दबदबे के समानांतर तेज गति से विकासशील देशों के एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। देश में इनोवेशन यानी नए आइडिया और आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन की ओर से आज बड़ी पहल का ऐलान किया गया। अटल इनोवेशन मिशन को अब सरकार के माईगॉव यानी कि MYGOV पोर्टल से जोड़ दिया गया है, जिसमें नए नए आविष्कारों को वेबसाइट के जरिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नीति आयोग के मुताबिक इससे युवाओं में स्वरोजगार का विकास होगा। ऐसे कई लोग या उद्योग हैं जिनके पास आइडिया तो है लेकिन सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ऐसे ही लोगों को अब इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मंच दिया गया है। गुरुवार को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन को देश के बड़े और लोकप्रिय सरकार की वेबसाइट माईगॉव से गठजोड़ करके जोड़ दिया गया। माईगॉव में अब युवा इनोवेटर से लेकर उपयोगी आविष्कार न सिर्फ अपलोड किया जा सकते हैं बल्कि उनको वित्तीय सहायता का बड़ा मंच भी देने की तैयारी है। जो इनोवेटर्स हैं, जो पब्लिसिटी चाहते हैं, जो अपनी इनोवेशन को, कई बार क्या होता है, एक छोटे रूल सेटिंग में मैंने एक चीज़ करी और उसकी बहुत एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन उसको रीच पूरे इंडिया में नहीं मिल पाती। उसकी कंजम्पशन शायद बॉम्बे के किसी एक कॉर्पोरेट हाउस में हो। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा उसको अनेबल करेगा और एक इकोसिस्टम क्रिएट करने में हेल्प करेगा। माईगॉव केंद्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री की पहल पर 2014 में बना था और देश के लाखों लोग इसके यूजर हैं। ऐसे में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन के जरिए नई तकनीकें, नई खोजों के लिए मंच मिलेगा। अटल इनोवेशन मिशन के मिशन डायरेक्टर आर रमन्नन ने बताया कि आविष्कार अगर उपयोगी होंगे तो क्लाउड फंडिंग से लेकर उद्योग संस्था, CII, फिक्की जैसी संस्थाएं भी मदद को आगे आएंगी। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी खोजने की बजाय इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर बनेंगे। तो ये एक एनेबलर है, कनेक्टर है। यू शुड लुक अपॉन दिस एज अ कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म फॉर capturing and recognizing innovations and letting everybody know, and then if they want to move it further, all these parties can start helping them. CII say somebody can help, FICCI से help कर सकते हैं, NASSCOM से help कर सकते हैं। तो ये possibilities अभी because of the platform it becomes possible. माईगॉव और अटल इनोवेशन मिशन की इस सामूहिक कोशिश से आविष्कारक अपनी खोज को वेबसाइट से सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें बड़ा बाजार मिल सकता है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत पहले ही देश के कई स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है, जिसका मकसद 2022 तक नया भारत अभियान के तहत इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी खोजों तक के लिए देश में इनोवेशन यानी नई खोजों का माहौल पैदा किया जाए। और इसी क्रम में नीति आयोग और माईगॉव के बीच जो ये कोलैबोरेशन यानी जुड़ा हुआ है, उससे सरकार की कोशिश ये है कि युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बने और देश में एंटरप्रेन्योरशिप का माहौल पैदा हो। नीति आयोग से करुण कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के संरक्षण के लिए मसौदा रिपोर्ट पेश करने पर आज उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि मसौदा रिपोर्ट क्यों पेश की गई, क्या अब सुप्रीम कोर्ट मसौदे की जांच करेगा, जबकि ये काम राज्य सरकार का है। कोर्ट ने मसौदा रिपोर्ट पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI से सलाह मशविरा नहीं करने पर भी सवाल उठाए। ASI की ताजमहल संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या केंद्र ने ताजमहल प्रबंधन योजना यूनेस्को को सौंपी है। कोर्ट ने जानना चाहा कि अगर यूनेस्को ने ताजमहल से विश्व विरासत का दर्जा वापस ले लिया तो क्या होगा। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े शर्म की बात होगी। मसौदा रिपोर्ट में ताजमहल के आसपास बोतल बंद पानी समेत प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को हटाने का प्रस्ताव है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज राज्य का नाम बदलकर बांग्ला करने का प्रस्ताव पारित किया। बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी में राज्य का यही नाम रखने का प्रस्ताव किया गया। अब ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद ही राज्य का नाम बदलेगा। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली में बांग्ला, हिंदी में बंगाल और अंग्रेजी में बंगाल नाम रखने के प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया। नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने दोनों को आज समन जारी किया। नीरव मोदी को 25 सितंबर और मेहुल चौकसी को 26 सितंबर को पेश होने को कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर दोनों के खिलाफ समन जारी हुआ है। एजेंसी ने बीते दिनों कोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को भगोड़ा अपराधी घोषित करने और 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी। पंजाब नेशनल बैंक में हुई 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी में दोनों आरोपी हैं। भगोड़ा अपराधी आर्थिक विधेयक में मौजूदा मॉनसून सत्र में पारित किया गया है। विधेयक के तहत 100 करोड़ या इससे अधिक के मामले इसमें शामिल हैं। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके लिए राहत भरी खबर है। आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 1 महीने के लिए बढ़ा दी है। अब 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आयकर दाखिल करने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के विलय को फाइनल मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों के विलय के बाद बनने वाली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी होगी और इसकी बाजार हिस्सेदारी करीब 35% होगी। नई कंपनी की बाजार वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब दोनों कंपनियां इस मंजूरी की जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देंगी। फाइनल मंजूरी इस शर्त के साथ मिली है कि नई कंपनी टेलीकॉम ट्रिब्यूनल और दूसरी अदालतों के फैसले को मानेगी। कुमार मंगलम बिरला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के गैर कार्यकारी चेयरमैन और बालेश शर्मा नए सीईओ होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन शोषण के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने कहा है कि अफवाहों को रोकने के लिए केंद्रीय एजेंसी ने जांच का फैसला लिया है। उधर इस मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन बिहार विधानसभा में अवरोध रहा। विपक्षी विधायकों ने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच और सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को बर्खास्त करने की मांग की। ये मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के सोशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बालिका गृह चलाने वाले एनजीओ के पैट्रन समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्य के डीजीपी केएस द्विवेदी ने कहा कि मेडिकल जांच में बालिका गृह में रहने वाली 42 बच्चियों में से 29 के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और कोर्ट की जो अगली तिथि है उसमें कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कोर्ट इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करे। सीबीआई से जांच हो ताकि हाई कोर्ट के निगरानी में हो, हाई कोर्ट का निगरानी में हो। मंत्री जो है मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उनको। इस साल के रमन मैग्सेसे अवार्ड विजेताओं में 2 भारतीय भारत वटवानी और सोनम वांगचुक शामिल हैं। रमन मैग्सेसे फाउंडेशन ने आज 6 विजेताओं के नाम का ऐलान किया। भारत वटवानी को सड़क पर भीख मांगने वाले हजारों मानसिक रोगियों का इलाज करवाने और उन्हें उनके परिवार से मिलवाने के लिए वो जाने जाते हैं। वहीं सोनम वांगचुक लद्दाख जैसे उत्तर भारत के दूर दराज के इलाकों में युवाओं के बीच अनोखे तरीके से शिक्षा का प्रसार करने के काम में जुटे हैं। साथ ही वो विज्ञान और संस्कृति के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी लगे हुए हैं। इसके अलावा कंबोडिया के योगचांग, ईस्ट तिमोर के मारिया डी लॉर्ड्स मार्टिन्स क्रूज, फिलीपींस के होवा डी और वियतनाम के वो थी होआंग येन रोम शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं को 31 अगस्त को फिलीपींस में होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 1957 में शुरू रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उनकी अगुवाई वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मतगणना के रुझानों में भारी बढ़त मिली है। पाकिस्तान की संसद के लिए हुए आम चुनाव में बुधवार को कुल 270 सीटों के लिए मतदान हुआ था। अंग्रेजी अखबार द डॉन के मुताबिक इनमें से करीब 240 सीटों पर नतीजे और रुझान आ चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इनके मुताबिक पीटीआई को 120 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन दूसरे नंबर पर है और 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।
वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 40, MMA और MQM को 8-8 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि बहुमत के लिए 137 सीटों की ज़रूरत है। बुधवार को हुई वोटिंग में धांधली के आरोप लगे थे और बड़े पैमाने पर हिंसा भी दर्ज हुई थी। इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई। रुझानों में पार्टी के दमदार प्रदर्शन के बाद इमरान खान ने जनता को संबोधित किया और पाकिस्तान के कायाकल्प की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विकास पर जोर दिया जाएगा और लोगों से जो वादा किया है उसे निभाया जाएगा। इस मौके पर इमरान खान ने भारत पाकिस्तान संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने का इच्छुक है और इसके लिए वो भारत के साथ कदम से कदम मिलाना चाहता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बरे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बरे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। विश्व कप महिला हॉकी के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को 1-0 से हरा दिया। पूल बी के इस मैच में इकलौता गोल आयरलैंड की तरफ से खिलाड़ी ओफला नागन एना ने मैच के 12वें मिनट में किया। इससे पहले मेज़बान इंग्लैंड से 21 जुलाई को हुआ भारत का पहला मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया था। भारत का अगला मैच 29 जुलाई को अमेरिका से होगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड और अमेरिका के साथ शामिल किया गया है, जबकि सबसे अधिक 7 बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाली नीदरलैंड्स की टीम पूल ए में है। और आइए एक नजर डालते हैं देश भर में मौसम और मॉनसून के हाल पर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।